वेलकम टू द डिबेट, जहां हम जटिल विषयों के अलग अलग पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में MV हॉन्डियस लग्जरी क्रूज पर हुए हंता वायरस आउटब्रेक की और उसके बाद जो ग्लोबल इवैक्यूएशन हुआ उस पर। हाँ, जो जहाज 1 अप्रैल को अर्जेंटीना के उशुआया से निकला था और अब तक 9 मामले सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, और मेरा मानना है कि WHO के दिशा निर्देशों के तहत वापस लौटने वाले यात्रियों पर 42 दिन का सख्त क्वारंटीन लगाना एकदम सही और बहुत जरूरी कदम है। देखिए, मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और उनके मलमूत्र से फैलता है, तो ये जो 42 दिन का ह्यूमन सेंट्रिक क्वारंटीन है ना, ये असल में ओशन वाइड एक्सपीडिशंस की नाकामी और उनके खराब रोडेंट कंट्रोल से ध्यान भटकाने वाला कदम है। मतलब ये वायरस की बायोलॉजी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। पर जब हम 42 दिन के क्वारंटाइन की बात करते हैं तो ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। हंता वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड, यानी वायरस शरीर में जाने से लेकर लक्षण दिखने तक का समय 8 हफ्तों तक का हो सकता है। हाँ, ये तो है। और हमारे पास एक बंद क्रूज पर 150 यात्री और 23 देशों का क्रू था। इतने छोटे से स्पेस में 9 मामले सामने आना एक बहुत बड़ा रिस्क है। साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला एंडीज स्ट्रेन इकलौता ऐसा हंता वायरस स्ट्रेन है जिसमें इंसान से इंसान में संक्रमण देखा गया है। तो हमें ये रिस्क नहीं ले सकते कि ये वायरस म्यूटेट करे। आपकी बात सही है कि एंडीज स्ट्रेन के कुछ रेयर केसेस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ है, लेकिन हमें इसके फैलने के मेन मैकेनिज्म को समझना होगा। हंता वायरस कोई रेस्पिरेटरी वायरस नहीं है जो खांसने या छींकने से आसानी से फैले। ये तब फैलता है जब संक्रमित चूहों का मल या मूत्र सूखकर हवा में मिल जाता है और फिर इंसान उसे सांस के जरिए अंदर लेता है। राइट। तो 94 यात्रियों को तुरंत निकालकर घर भेज देना और बाकी क्रू को 42 दिन के लिए कैद कर देना, ये सीधा सीधा वायरस की बायोलॉजी को इग्नोर करना है। एक मिनट, वायरस की बायोलॉजी को इग्नोर कैसे किया जा रहा है? नीदरलैंड भेजे गए जो 2 भारतीय क्रू मेंबर्स हैं वो अभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब उनमें कोई लक्षण नहीं है। बिल्कुल। तो ये 42 दिन का प्रोटोकॉल इसीलिए तो है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो इंक्यूबेशन पीरियड के किस स्टेज में हैं और क्या वे कैरियर्स बन सकते हैं। मुझे आपकी इस रीजनिंग में एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर बीमारी आमतौर पर इंसान से इंसान में फैलती ही नहीं है तो एसिम्प्टोमेटिक लोगों को 42 दिन कैद रखने का लॉजिक क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी गांव में प्रदूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़े और आप उस पानी के सोर्स को साफ करने के बजाय पानी पीने वाले लोगों को ही हमेशा के लिए कमरे में बंद कर दें। असली मुद्दा को ये है कि उशुआया से शुरू हुई इस यात्रा में चूहों को जहाज पर आने ही कैसे दिया गया? इस कॉर्पोरेट लापरवाही पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा? प्रदूषित पानी वाली आपकी ये एनालॉजी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्रूज का एनवायरनमेंट एक खुले गांव जैसा नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे इसे? क्रूज एक क्लोज्ड सिस्टम है। वहाँ वेंटिलेशन सिस्टम से हवा लगातार रिसर्कुलेट होती है। अगर चूहों का मल मूत्र उस वेंटिलेशन सिस्टम में चला गया है तो हर एक व्यक्ति एक्सपोज्ड है, और जब 23 अलग अलग देशों के लोग एक साथ हों तो साइंस हमेशा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर काम करता है। हम सिर्फ ये मानकर नहीं बैठ सकते कि वायरस पुराने पैटर्न पर ही काम करेगा। पर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम असल प्रॉब्लम को ही छोड़ दें। अगर वेंटिलेशन सिस्टम में चूहों का मलमूत्र है तो आप इंसानों को 42 दिन बाद भी उसी जहाज पर या वैसे ही एनवायरनमेंट में कैसे सेफ रख पाएंगे? वो तो है, डीकंटामिनेशन तो करना होगा। सोर्स को डीकंटामिनेट करना होगा। इंसानों का क्वारंटीन सिर्फ पैनिक कंट्रोल है, वायरस कंट्रोल नहीं। ये दिखाता है कि हम रिस्क असेसमेंट से ज्यादा सिर्फ बने बनाए प्रोसीजर फॉलो करने में लगे हैं। मुझे लगता है कि हमारा बुनियादी मतभेद इसी बात पर है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। मेरी नज़र में जब आप एक अनजाने और संभावित रूप से घातक स्ट्रेन से डील कर रहे हो तो सबसे पहले ह्यूमन मूवमेंट को रोककर रिस्क को कंटेन करना ही सबसे तार्किक कदम है, भले ही वो ओवर रिएक्शन लगे। और मेरा स्टैंड यही है कि नीतियां डर या अज्ञात के जोखिम पर नहीं बल्कि एविडेंस और वायरस के एक्चुअल मैकेनिज्म पर आधारित होनी चाहिए। सोर्स कंट्रोल को हमेशा ह्यूमन कंट्रोल से ऊपर रखना चाहिए। सही बात है, दोनों ही पहलू अपनी जगह अहम है, और ये आउटब्रेक हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज विज्ञान पर कितनी आधारित होनी चाहिए। श्रोताओं के लिए ये विचार करने का विषय है। सुनने के लिए शुक्रिया।